हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का थीम नंबर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इससे पहले के जो भी हमारे चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू टर्म टू सिलेबस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। और इससे पहले एक चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है, थीम नंबर 12, वो सिलेबस में नहीं है, बस उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। वो गलती हो गई थी, मुझे लगा कि वो भी टर्म 2 के सिलेबस में, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ये हमारा है सिलेबस में, तो इसे हमें पढ़ना है। ये भी बस 2 चैप्टर रह गए हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। नोट्स अगर चाहिए तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म अ सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन। राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ नेशन के लिए, तो हमारे नेशनलिज्म में, हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म में बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल जो होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन अपने किसी खास काम के लिए जाना जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे मेकिंग ऑफ नेशन में बहुत सारे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, हमारी रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग थे, ठीक है। लेकिन सारे लोगों का नाम हम आज भी जानते हैं, इंडिविजुअली उन लोगों को हम जानते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दूसरे नेशंस के। मेकिंग ऑफ इटली, इटली के मेकिंग में किसका योगदान रहा है, तो गारिबाल्डी। और देखो इधर है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसमें है जॉर्ज वाशिंगटन। स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल से फ्रीडम देने के लिए स्ट्रगल में जो साथ दिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, वो थे हो ची मिन। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द इंडियन नेशन। वैसे ही जैसे इन सबको हम जानते हैं दूसरे नेशंस के लिए, यहाँ के जो लोग होंगे इटली के और अमेरिका के, वो लोग इन्हें जानते होंगे, वैसे ही हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी को जानते हैं, ठीक है, एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। ओके, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब हमारे क्या है, गांधीज एक्टिविटीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली इस चैप्टर में, जो हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे वो होगा हमारा 1915 टू 1948 का, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो बुक में नहीं है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जानना हमें ज़रूरी है। जो भी भूल गए होंगे वो याद कर लो। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, ठीक है, पोरबंदर गुजरात। एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी, जब डाइड हुए थे, तो वो कौन जनवरी था, 30 जनवरी 1948, ठीक है, दिल्ली में। तो ये हमें याद रख लेना है कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी। ओके, अब उसके आगे हम बढ़ने वाले हैं और आगे हमारा क्या है, अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, ठीक है, ये हमारा टॉपिक फर्स्ट है। 1915 जब मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ वापस आए, अपने होमलैंड आफ्टर 2 डिकेड्स, ठीक है। और जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि जो हमारा इंडिया है वो आज भी ब्रिटिश का कॉलोनी है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी, बट जो चीज़ें सेम रह गई थी, वो क्या थी कि आज भी ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश का जो है हमारा इंडिया कॉलोनी है, ठीक है। वो जब गए थे इंडिया से हमारे, तो कब गए थे, 1893 में ही हैड लेफ्ट। वो 1893 में इंडिया से गए थे दूसरी कंट्रीज़ में, और 1915 में वो कब वापस आए थे हमारे इंडिया, ठीक है। तो देखो जो वो उनका ये 2 डिकेड्स था, उन्होंने कहाँ स्पेंड करा था, तो मोस्टली स्पेंड करा था साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर, ठीक है। ऑल्सो बिकम अ लीडर ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, और इंडियन कम्युनिटी के लीडर भी बने थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें। आगे हमारे पास हिस्टोरियन चंद्रन देवानसेन हैज़ रिमार्क्ड साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा। जो हमारे हिस्ट्रियन है चंद्रन देवानसेन, उनका कहना है, उन्होंने ये रिमार्क करा है कि जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने क्या करा है, महात्मा को बनाया। जो हमारे महात्मा गांधी थे उनको बनाया किसने, तो साउथ अफ्रीका ने, ठीक है, उसका काफ़ी योगदान रहा। साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी फर्स्ट फॉर्क द डिस्टिंक्टिव टेक्निक्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो फर्स्ट हमारा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, सत्याग्रह, वो स्टार्ट करा था, ठीक है। फर्स्ट प्रमोटेड हार्मोनी बिटवीन रिलीजन्स, फर्स्ट अलर्टेड अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्टेज एंड वुमेन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने फर्स्टली कहाँ करी, साउथ अफ्रीका में करी। ये हमें याद रख लेना, एकदम पॉइंट वाइज है। 3 चीज़ें हैं जो उन्होंने फर्स्टली करी थी, ठीक है। उसके आगे हमारे पास क्या है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 and 7 ग्रेटली ब्रॉडेड इट्स अपील अमॉन्ग द मिडिल क्लासेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इसका फैला हुआ, ठीक है। जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 to 1907 चला, तो उसमें
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो उन्होंने भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आगे हमारे पास है सम टॉरिंग लीडर्स, कुछ टॉरिंग लीडर्स जिन्होंने मतलब काफ़ी अपना योगदान दिया, उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे बाल गंगाधर तिलक है महाराष्ट्र के, बिपिन चंद्रपाल ऑफ बंगाल, लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब, ठीक है। इन तीनों को हम जानते हैं किस नाम से, नोन एज लाल बाल एंड पाल, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स हु प्रिफर्ड अ मोर ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स भी हुआ करते थे, जैसे कि इन मॉडरेट में से हमारे कुछ नाम हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हमारे एक हैं, और दूसरे कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। गांधी जी से एक्नॉलेज पॉलिटिकल मेंटर, ये गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो क्या थे, वो भी एक लॉयर थे गांधी जी की तरह, लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन ट्रेंड इन लंदन, जो कि ट्रेंड कहाँ हुए थे, लंदन में, ठीक है। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पे गांधी जी ने क्या करा था, ऑन हिज एडवाइस गांधी जी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड द ब्रिटिश इंडिया, जो एडवाइस था, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले का, वो क्या था, उन्होंने बोला हमारे जो गांधी जी थे उनको कि सबसे पहले आपको ब्रिटिश इंडिया को एक बार पूरे ब्रिटिश इंडिया को ट्रैवल करके देख लेना चाहिए, सब कुछ जानने समझने के लिए, ठीक है। गांधी जी's फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वाज एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इन फरवरी 1916, जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था गांधी जी का वो कहाँ हुआ, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की जब ओपनिंग हो रही थी 1916 की फरवरी में, उस टाइम में, ठीक है। और ये बात आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जो इनविटेशन मिला था वो किसको मिला था, देखो जो हमारे इन्वाइटीज हैं इस इवेंट के, इसके ओपनिंग के, वो कौन है, तो प्रिंसेस है एंड फिलैंथ्रोपिस्ट whose donations had contributed to the funding of BHU, BHU को बनाने में जिनके भी डोनेशंस रहे, जिन्होंने डोनेट करा वो लोग आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या, इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस सच एज एनी बेसेंट, बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि एनी बेसेंट, वो लोग आए हुए थे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमें जानना होगा कि इन लोगों की तरह जो है हमारे गांधी जी इंपॉर्टेंट बन करके नहीं आए थे। वो किस तरह से उन्हें इनवाइट करा गया था, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था वहाँ पे इन्होंने काफ़ी कुछ करा और वहाँ पे मतलब काफ़ी नाम कमाया इन्होंने, तो उसकी वजह से इन्हें यहाँ पे इनवाइट करा गया था, ना कि इंडिया में कुछ करने की वजह से। इंडिया में इन्हें कोई उस टाइम में जानता भी नहीं था, ठीक है। गांधी जी वॉज रिलेटिवली अननोन, वो अननोन थे, जैसे ये सब लोग थे ना, तो इनको बहुत सारे लोग जानते थे कंपेयर टू दिस डिग्निटरीज, तो इन सब के कंपेयर में वो क्या थे, अननोन थे उस टाइम में, ओके। आगे हमारे पास है at the annual congress held in Lucknow in December 1916 के दिसंबर में जब एनुअल कांग्रेस हेल्ड हुआ लखनऊ में, तो वहाँ पे उन्हें किसी ने अप्रोच करा, ठीक है। वो कौन था जिन्होंने इन्हें अप्रोच करा, तो एक पीजेंट था चंपारण इन बिहार का जो चंपारण है वहाँ का एक फार्मर था, एक पीजेंट था, हु टोल्ड हिम अबाउट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट्स बाय ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, जो ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स थे उनके द्वारा जो हार्श ट्रीटमेंट किया जाता था, पीजेंट्स पे जो अत्याचार किए जाते थे इंडिगो लगाने के लिए ही, तो उन सब के बारे में बताया, ठीक है, गांधी जी को। अब हमारे पास आगे क्या है, सेकंड, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण, इन्होंने 1970 का जो काफ़ी मतलब टाइम था, ठीक है, वो कहाँ पे स्पेंड करा, चंपारण में। अब वहाँ पे उन्होंने करा क्या क्या, सीकिंग टू ऑब्टेन फॉर द पीजेंट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, द फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, ठीक है, पीजेंट्स की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड और क्या है हमारे पास, तो जो भी हमारे पीजेंट्स है वो अपनी चॉइस की जो कल्टीवेशन है वो करेंगे, ठीक है, अपनी चॉइस के क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे, जबकि पहले से क्या हो रहा था वहाँ पे, इंडिगो ही लगाना था, इंडिगो की खेती करनी थी उन्हें। 1918 का पार्ट, ही वॉज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात, जो उनका होम स्टेट था गुजरात, वहाँ पे वो 2 कैंपेन्स में शामिल हुए, कब, 1918 में। फर्स्ट ही इंटर्न्ड इन द लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, पहला कहाँ था, अहमदाबाद में, जो फर्स्ट इनका कैंपेन्स था वो था, मतलब इन दोनों कैंपेन्स में जो पहला था वो था अहमदाबाद वाला, जिसमें टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाए जा रहे थे उनकी गुड कंडीशंस के लिए, ठीक है। और आगे जो दूसरा था वो क्या था, ही ज्वाइन पीजेंट्स इन खेड़ा में उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको ज्वाइन करा और आस्क किया, गवर्नमेंट से ये मांग करी फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द हार्वेस्ट, उनके जो हार्वेस्ट थे, जो पीजेंट्स थे उनके हार्वेस्ट खराब हो चुके थे, पूरी तरह से जो भी खेती थी वो बर्बाद हो चुकी थी, तो यहाँ पे किस लिए मांग हो रही है कि जो उनका कर है, जो टैक्सेस है वो माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, इसलिए उन्होंने कैंपेन ज्वाइन करा।
आगे, दिस इनिशिएटिव्स इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मार्क गांधी जी आउट एज ए नेशनलिस्ट विद अ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर। तो ये जो इनिशिएटिव्स हुए चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में, उन्होंने उन सारी चीज़ों ने गांधी जी को कैसे दिखलाया, कैसे मार्क करा, तो वो एक ऐसे नेशनलिस्ट के रूप में उभरे जिनके पास एकदम जो पुअर लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। ठीक है, मतलब पुअर लोगों के लिए वो काफ़ी अच्छे साबित हुए इन सब चीज़ों की वजह से। आगे हमारे पास है 1919, 17 और 18 तो हमारा हो गया 1917 और 18। अब 1919 में क्या हुआ? द कॉलोनियल रूलर्स डिलीवर्ड इनटू गांधीजीज लैप एन इश्यू फ्रॉम विच ही कुड कंस्ट्रक्ट अ मच वाइडर मूवमेंट। ठीक है, तो जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई। ठीक है, और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। अब बहुत सारे लोग जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, उनको जो मूवमेंट होगा वो और भी ज़्यादा वाइडर हो जाएगा। ओके, ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 एंड 18, सर सिडनी रॉलेट, देखो इसका हम क्या देख रहे हैं कि जो 1914 और 1918 था, तो इस टाइम में वॉर चल रहा था, ग्रेट वॉर था। तो इस टाइम में बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, जो ब्रिटिश थे उनका साथ दिया था, हमारे इंडिया के लोगों ने बहुत साथ दिया था, उनका सहयोग करा था। अब वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि उन्हें वापस से मतलब कुछ मिले। ठीक है, उन्हें इनाम मिले। ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं। अपोजिट में उन्हें क्या मिल गया, रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो जो सर सिडनी रॉलेट थे उन्होंने ये रॉलेट एक्ट ला दिया। तो गांधी जी इज कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड कंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने क्या करा, इसके खिलाफ कंपेन शुरू कर दिया। आगे हमारे पास शॉप्स शट डाउन एंड स्कूल्स क्लोज्ड। अब बाकी की जो भी चीज़ें हम आगे देखेंगे, जब भी कंपेन शुरू होगा, जब भी मूवमेंट शुरू होगा, तो सब में क्या होते हैं, स्कूल्स शॉप्स जो भी होते हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं। बंद ना भी हो तो जो लोग होते हैं वो जाते नहीं हैं, जो भी गवर्नमेंट चला रही होती है स्कूल वगैरह, वहाँ सब जाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। द प्रोटेस्ट वर पार्टिकुलरली इंटेंस इन द पंजाब। पंजाब में बहुत ज़्यादा ये प्रोटेस्ट फैला था। ठीक है, जहाँ पे मेन हैड सर्व्ड ऑन द ब्रिटिश साइड इन वॉर एक्सपेक्टिंग टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, जो सर्विसेज दिया था उन्होंने, उसके बदले में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें इनाम मिले, रिवॉर्ड किया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्हें बदले में रॉलेट एक्ट पकड़ा दिया गया था। ठीक है, Instead, they were given the Rowlatt Act. Gandhijis were detained. Local congressmen were arrested. अब देखो, जब वो पंजाब की तरफ जा रहे होते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये मूवमेंट फैल जाता है, तो वहाँ पे ही क्या कर लिया जाता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जो भी लोकल कांग्रेसमैन होते हैं उनको भी अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, The situation in the province grew progressively more intense, reaching a bloody climax in Amritsar in April 1919. अब देखो, ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया, और जब एक बैठी नेशनलिस्ट लोगों के लिए, ठीक है, तो वहीं पे क्या हुआ था, ये ब्लडी क्लाइमेक्स इन अमृतसर। अब इससे समझ में आया किसी को, अप्रैल 1919 when a British brigadier ordered his troops to open fire on a nationalist meeting. ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने जब ऑर्डर किया था अपने ट्रूप्स को फायर करने के लिए, ठीक है, जो नेशनलिस्ट मीटिंग हो रही थी वहाँ पे। इसको हम जालियांवाला बाग मैस्कर के नाम से भी जानते हैं। मोर देन 400 पीपल वर किल्ड इन व्हाट इज नोन एज द जालियांवाला बाग मैस्कर। 400 से भी ज़्यादा पीपल्स उसमें मारे गए थे। द रॉलेट सत्याग्रह वॉज मेड गांधी जी एज ट्रूली नेशनल लीडर। ठीक है, जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ उसने गांधी जी को एक ट्रूली नेशनलिस्ट लीडर के रूप में दिखाया सबको। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास नन कोऑपरेशन। अब नन कोऑपरेशन के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें बेसिकली था कि किसी को भी कोऑपरेट करना नहीं था, जो भी हमारे ब्रिटिश लोग थे उनके साथ जो हमारे इंडियंस थे उन्हें कोऑपरेट नहीं करना था, उनका साथ नहीं देना था। Indians who wished colonialism to end were asked to stop attending schools, colleges and law courts and not pay taxes. जो भी चाहते थे कि कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो जाए हमारे इंडिया से, उन्हें ये बोला गया कि उन्हें स्कूल अटेंड करना बंद करना पड़ेगा, जो भी कॉलेजेस हैं, लॉ कोर्ट्स हैं, जो टैक्सेस हैं उनको पे नहीं करना है, कोर्ट्स नहीं जाना है, सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट चला रही है। To further broaden the struggle, he had joined hands with the Khilafat movement that sought to restore the Caliphate, a symbol of Pan-Islamism which has recently been abolished by Turkish ruler Kemal Ataturk. ठीक है, उसको फर्दर बढ़ाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा मतलब बढ़ाने के लिए नन कोऑपरेशन को सबने क्या करा, खिलाफत मूवमेंट के साथ अपना हाथ मतलब बढ़ा लिया उसकी तरफ। ठीक है, मतलब खिलाफत मूवमेंट के साथ वो ज्वाइन हो गए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी थी। ठीक है, अब
नन कोऑपरेशन में ज़्यादातर हिंदू थे, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिल गए तो इनका जो मूवमेंट हुआ और भी ज़्यादा बड़ा हुआ। अब देखो खिलाफत मूवमेंट के बारे में ये जानना पड़ेगा हमें कि ये हो क्यों रहा था एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इसलिए था कैलिफेट को रिस्टोर करने के लिए, जो कि एक पैन इस्लामिज्म का सिंबल था, ठीक है। और रिसेंटली किसके द्वारा एबोलिश किया गया था? तुर्किश रूलर केमल अतातुर्क, ठीक है। तो रिस्टोर कैलिफेट, खिलाफत मूवमेंट क्यों हो रहा था? कैलिफेट को रिस्टोर करने के लिए, जो कि पैन इस्लामिज्म का सिंबल था। ओके, देखो खिलाफत मूवमेंट हमारा 1992-1920 में चला था। मूवमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स का ये मूवमेंट था, लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये याद रख लेना होगा हमें कि कौन इसे लीड कर रहा था, ठीक है। हमारे पास है 2.1 नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। गांधी जी होप दैट बाई कपलिंग नन कोऑपरेशन विद खिलाफत, इंडियाज टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू कॉलोनियल रूल। देखो गांधी जी ने क्या सोचा, क्या होप करा कि नन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को अगर हम साथ में जोड़ देते हैं, मतलब जो भी इस मूवमेंट में शामिल है और इस मूवमेंट में शामिल अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इंडिया के पास 2 मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो जाएंगे, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स की, और ये दोनों अगर साथ मिल करके आवाज़ उठाएंगे तो कॉलोनियल रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा हमारे इंडिया में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स देयर वर 396 स्ट्राइक्स इन 1921 इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स एंड अ लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज। देखो हुआ ये कि ऑफिशियल फिगर्स जो भी हमारे वो क्या बताते हैं कि उस टाइम में 396 स्ट्राइक्स हुए 1921 में, जिसमें कि 6 लाख वर्कर्स और लगभग 7 मिलियन वर्क डेज, ठीक है, लॉस हुआ। ओके, हिल ट्राइब्स इन नॉर्दर्न आंध्र वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉज। तो देखो इधर तो हमने देख लिया स्ट्राइक्स हुए, वर्कर्स इसमें इतने सारे शामिल थे, वर्क डेज जो हुए उसका लॉस कितना हुआ, तो लगभग 7 मिलियन, ठीक है। अब हिल ट्राइब्स जो थे नॉर्दर्न आंध्र में, उन्होंने भी वायलेट किया अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉज। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्सेस, दिख रहा है यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लॉज है उनके अगेंस्ट खड़े हैं। पीजेंट्स जो कुमाऊं के थे उन्होंने लोड्स कैरी करना मना कर दिया, ठीक है। जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उनका जो भी सामान ढोना होता है वो सब करना उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। मतलब उनका कोई भी काम करना वो नहीं चाहते थे, और ये नन कोऑपरेशन का ही तो एक पार्ट था कि उन्हें जो कॉलोनियल ऑफिसर्स हैं, जो भी कॉलोनियल ऑफिसर्स हैं, उनके कोई भी काम हमें करने ही नहीं है, ना तो उनका स्कूल ज्वाइन करना है, ना ही कॉलेज, ना ही कोर्ट, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये सब लोग वैसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ट्राइब्स, फार्मर्स, पीजेंट्स, ये सब क्या है, लोकल पीपल्स हैं, और यही क्या कर रहे हैं, लीडर बने हुए हैं। मतलब ये भी अपने जो इनका रीजन था वहाँ पे लीडर बन करके ये उभर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लीडर्स ऑफ दिस प्रोटेस्ट मूवमेंट्स वर प्रेसिडेंट्स, वर्कर्स एंड अदर्स, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है, नन कोऑपरेशन के बारे में। तो आगे है नन कोऑपरेशन रोट महात्मा गांधीज अमेरिका बायोग्राफर लुइस फिशर बिकम द नेम ऑफ एन इपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो है हमारा नन कोऑपरेशन किसने लिखा है इधर, रोट महात्मा गांधीज अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर जो था महात्मा गांधी का अमेरिकन बायोग्राफर, उसने क्या लिखा नन कोऑपरेशन के बारे में, बिकम द नेम ऑफ एन इकोप इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड द गांधी जी, ठीक है। ये गांधी जी और इंडिया का ही है। ओके, आगे हमारे पास क्या है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये चीज़ तो हम भूल नहीं सकते हैं, 1857 का रिवोल्ट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये चीज़, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तोड़फोड़ हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी ब्रिटिशर्स को, और उस चीज़ को ही हमेशा वो याद रखते थे कि रिवोल्ट हो रहा है तो उतना ही बढ़ सकता है, ठीक है। द ब्रिटिश राज वॉज शेकन टू इट्स फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। देन इन फरवरी 1922, अब दूसरी बार ऐसा रिवोल्ट कब हुआ, फरवरी 1922 में। अ ग्रुप ऑफ पेजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च्ड अ पुलिस स्टेशन इन द हैमलेट ऑफ चौरी चौरा इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था, इस टाइम में भी पुलिस स्टेशन पे अटैक करा था पीजेंट्स ने इन द हैमलेट ऑफ चौरी चौरा। अब देखो ये क्या हो गया, ये पूरा एकदम वायलेंट बन गया। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल। गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन मार्च 1922। मार्च 1922 में गांधी जी को भी अरेस्ट करा गया था, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वर्ड्स पुट इन जेल, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन के टाइम में, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम काफ़ी वायलेंट होने लगी थी। द जज हु प्रेसाइडेड over his trial, Justice C.N. Bromfield made a remarkable speech while pronouncing his sentence. तो जो जस्टिस करने वाले जज थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे स्पीच दिए थे जब वो जस्टिस कर रहे थे, ठीक है, महात्मा गांधी के लिए।
तो जब उन्हें सज़ा सुनानी थी तो उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था कि इन्हें कम से कम 6 ईयर्स की तो सज़ा होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी था उसमें कि मतलब गांधी जी जो थे उस टाइम में हमारे काफ़ी ज़्यादा जाने माने हो चुके थे। जो भी लोग थे, जो भी लीडर्स थे, यहाँ तक कि वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। जो उनको नहीं फॉलो करते थे वो भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी उन्हें अच्छी लगने लगी थी, ठीक है। तो अब इन्होंने जो हमारे CN ब्रूमफील्ड थे उन्होंने कहा था कि अगर सिचुएशन मतलब ऐसा हो जाता है तो उन्हें वापस भी मतलब उनका जो 6 ईयर्स का है उससे कम कर दिया जा सकता है सज़ा, या फिर उन्हें छोड़ दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है तो काफ़ी खुशी होगी उन्हें, ठीक है, CN ब्रूमफील्ड को, ऐसा उन्होंने कहा था। आगे हमारे पास क्या है, अ पीपल्स लीडर। By 1922, Gandhi has transformed Indian nationalism, thereby redeeming the promise he made in the BHU स्पीच ऑफ फरवरी 1916। तो जो BHU में उन्होंने स्पीच दिया था, ठीक है, स्पीच के बारे में शायद मैं बताना भूल गई। तो जो उन्होंने BHU में स्पीच दिया था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भयानक था। अब कैसे भयानक था, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, प्रिंसेस वगैरह थे, ठीक है, तो बड़े लोग थे। लेकिन पीजेंट्स वहाँ पे एक भी नहीं थे, सारे पीजेंट्स एब्सेंट थे। और वो चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पे पीजेंट्स भी रहे, ठीक है। और इस चीज़ को उन्होंने 1922 में एकदम से मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडियन नेशनलिज्म को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले नेशनलिज्म में शामिल जो थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो लोग या तो अमीर होते थे या फिर कांग्रेस के, मतलब अगर कांग्रेस का वो है तो अमीर तो होंगे ही, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ 1922 में, जैसा कि गांधी जी चाहते थे कि पीजेंट्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ठीक है, तो वो सब भी हुआ। इट वॉज नो लॉन्गर अ मोमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। अब ये सिर्फ प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स का ही मूवमेंट नहीं रह गया था। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ peasants, वर्कर्स एंड आर्टिशियंस ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ईट, ठीक है। मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे peasants, वर्कर्स, एवरीबडी, ठीक है। मेनी ऑफ देम वेनेरेटेड गांधी जी रेफरिंग टू हिम एज देयर महात्मा। बहुत सारे लोगों ने तो गांधी जी को महात्मा भी रेफर करा था, ठीक है, उनको महात्मा भी कहा गया था। अब क्यों, क्योंकि वो उसी तरह से रहते थे, उसी तरह से बात करते थे, ठीक है, एकदम से सिंपल धोती पहनते थे, सिंपल लैंग्वेज बोलते थे, सबके साथ बहुत ज़्यादा प्रेम से रहते थे, तो इस वजह से, ठीक है। और महात्मा लोग बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। आगे हमारे पास क्या है, दिस आइडेंटिफिकेशन वॉज स्ट्रिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस। और ये जो आइडेंटिफिकेशन था महात्मा का वो कंप्लीटली कहाँ पर दिखता था हमें, उनके ड्रेस में, ठीक है, वो धोती पहनते थे। ही स्पेंड पार्ट ऑफ विच डे वर्किंग ऑन द चरखा एंड इनकरेज अदर नेशनलिस्ट टू डू लाइकवाइज। वो अपना मतलब काफ़ी टाइम जो है, दिन का जो टाइम होता है वो चरखे में बिताते थे, मतलब चरखा से जो हमारा होता है धागा काटना वो करते थे, और बाकी के जो अदर नेशनलिस्ट हैं उन्हें भी इनकरेज करते थे ये करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे शाहिद आमीन हिस्ट्रियन हैं ये, इन्होंने फरवरी 1921 में जो रिपोर्ट करा था उसमें जो रिपोर्ट्स इनके थे, जो प्रेस थे, गांधी जी वॉज रिसीव्ड बाई अडोरिंग क्राउड्स एवरीवेयर। मतलब उस टाइम में ये बताया जा रहा था रिपोर्ट में कि जो गांधी जी वो अगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी उन्हें उनसे मिलने के लिए, ठीक है। हमारे बुक में दिया हुआ भी था एक कि वो कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, हर एक स्टेशन पे एकदम भीड़ इकट्ठी हो जा रही थी, ठीक है। नोन वेरियसली एज गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली एज महात्मा। अब देखो इन्हें बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली एज महात्मा, ठीक है। सिंबल्स क्या है इनके, तो धोती और चरखा, इन्हीं से हम जानते हैं इन्हें। कास्ट से ये मगन थे और प्रोफेशन से ये लॉयर थे, लेकिन एकदम से डाउन टू अर्थ थे, ठीक है। मतलब लोगों के साथ इनका बहुत अच्छा मेल जोल था, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से अच्छे से रहते थे। ही इनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग रादर दैन इन लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स इंग्लिश। ये जो नेशनलिज्म का कम्युनिकेशन था उनके मैसेज को वो मदर टंग में इनकरेज करते थे, मतलब मदर टंग में ही बात करने का, जो भी मैसेज देना वो सब करने का वो इनकरेज करते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो भी इंग्लिश है, जो हमारे इंग्लिश रूलर्स हैं उनका जो लैंग्वेज है उसको हम अडॉप्ट करें, ठीक है। GD बिरला सपोर्टेड द नेशनल मूवमेंट ओपनली। अब यहाँ पे बात ये होती है, GD बिरला एक एंटरप्रेन्योर थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करा, मतलब इन्होंने ओपनली सपोर्ट करा। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने क्या करा, मौन रह करके सपोर्ट करा। अब देखो बात एंटरप्रेन्योर्स की आती है तो ये होता है कि जिस तरह से वो सारे लोग एंजॉय कर रहे थे ब्रिटिश राज में, उस तरह से वो स्वतंत्र भारत में नहीं कर सकते थे, ठीक है। जब हमारे पास हो जाता, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते। आगे हमारे पास क्या है, वाइल महात्मा गांधीज ऑन ट्रोल वॉज वाइटल द ग्रोथ ऑफ वॉट वी माइट कॉल गांधीयन नेशनलिज्म ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ वेरी सब्सटेंशियल एक्सटेंट ऑन हिज फॉलोअर्स। गांधी जी का तो बहुत ज़्यादा रोल था, ठीक है, उनका जो भी
गांधीयन नेशनलिज्म था उसमें। लेकिन इसके अलावा उनके फॉलोअर्स पे भी डिपेंड करता था ये चीज़। उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे थे, बहुत अच्छे खासे थे। ठीक है, देखो कुछ फॉलोअर्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने उनका काफ़ी साथ दिया। तो उसमें है हमारे बिटवीन 1917 टू 1922 के बीच में जिन्होंने साथ दिया इनके मूवमेंट में, उनका नाम है महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत एंड C राजा गोपालचारी। ठीक है, ये लोग हैं। These close associates of Gandhi's came from different region as well as different religions traditions। अब यहाँ पे जो भी लोगों का नाम लिखा हुआ है आपको पता चल रहा होगा कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सबके ट्रेडिशंस अलग हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, अलग रीजन से हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सब लोग साथ में मिल करके ये मूवमेंट चला रहे हैं। ओके, महात्मा गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन February 1924। फरवरी 1924 में इन्हें जेल से आज़ाद किया गया। ठीक है, रिलीज करा गया। एंड नाउ चूज टू डिवोट हिज अटेंशन टू द प्रमोशन ऑफ होम स्पन क्लोथ, खादी एंड द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जब ये प्रिजन से बाहर निकले तो उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट करा, किस चीज़ को डिवोट करा? तो जो होम स्पन क्लॉथ होते हैं, जो खादी के कपड़े होते हैं, उनको प्रमोट करा। और जो अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, छुआछूत का भेदभाव, उसको एबोलिट करने का सोचा। ठीक है, उसके एबोलिशन के लिए। गांधी जी के बारे में और कुछ जान ले हम, तो वो है वॉज एच मच एज सोशल रिफॉर्मर एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन। ठीक है, वो पॉलिटिशियन के साथ साथ सोशल रिफॉर्मर भी थे। बिलीव दैट इन ऑर्डर टू बी वर्दी ऑफ फ्रीडम इंडिया हैड टू गेट रीड ऑफ सोशल लेवल सच एज चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। उनका मानना था कि अगर हम फ्रीडम चाहते हैं हमारे इंडिया में, तो सबसे पहले हमारे सोशल लेवल से हमें बचना होगा। ठीक है, उससे हमें छुटकारा पाना होगा, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया और अनटचेबिलिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि हम अपनी कंट्री में ही भेदभाव बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम दूसरों से क्या ही लड़ेंगे। ठीक है, खुद में पहले अच्छे से हम रहेंगे तब तो किसी और से लड़ सकते हैं। तो ये था उनका मानना। ही एम्फसाइजेस ऑन हिंदू मुस्लिम हार्मनी। और आगे हमारा ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इंडियंस हैड टू लर्न टू बिकम सेल्फ रिलायंट। ठीक है, उन्हें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा पहले इंडियंस को। अगर वो डिपेंडेंट रहेंगे ब्रिटिश पे तो फिर आगे जाकर के उन्हें प्रॉब्लम होगी। आगे हेंस हिज स्ट्रेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेयरिंग खादी रादर दैन मिल ट्रेड क्लोथ इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। तो यहाँ का यहाँ पे है। ठीक है, मतलब समझ में ये आना चाहिए कि सेल्फ रिलायंट कहने का मतलब इसीलिए वो क्या कर रहे थे, खादी कपड़े को वो ज़्यादा महत्व दे रहे थे। और जो मिल ट्रेड से बने हुए क्लोथ्स थे, मिल मेड क्लोथ्स थे, उसको वो ज़्यादा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ था। हमारा फर्स्ट वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सेकेंड एंड थर्ड वीडियो इसी चैप्टर की आएगी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिए, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।